क्या था? एक केंद्रीकृत शासन था। तो ये केंद्रीकृत शासन हमें किस रूप में प्राप्त हुआ? इस शक्तियों का किस प्रकार से हस्तांतरण हुआ? अभी हमारा जो शासन है, अगर वर्तमान में बात करें तो कैसा है? सेंट्रलाइज है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड है? सर, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो लेकिन ये जो किंगशिप का ओरिजिन हो रहा है और जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही है, इसके पीछे जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उस मौर्यकालीन समाज को, व्यवस्था को चलाने के लिए अपने जो प्रधान सेनापति कहें या उनके जो अ, गुरु थे, उनका नाम क्या था? चाणक्य। तो चाणक्य के साथ मिलके जो एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत की, एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत की, जो हमने कहा कि एक उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में स्वर्णगिरी की हमने बात की थी, दक्षिण में, और उसके अलावा उत्तर में उत्तरापथ से लेके हमने कहा कि बंगाल के सोनार गांव तक, जो आज हमें ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका नाम है, जो उस समय पर ही मौर्य काल में ही बना दी गई थी। तो कहीं न कहीं भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसके हमको जो साक्ष्य हैं उस समय मौर्यकालीन इतिहास से पता चलते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास में ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो हिंदुकुश पर्वत जो अफगानिस्तान में है, यहाँ से आने वाले जो हमारे ग्रीक यूनानी जो संबंध थे, जो इंडिया के साथ उनका आदान प्रदान हुआ, चाहे वो दार्शनिक के रूप में हो, चाहे वो किसी ट्रेड में वस्तुओं के रूप में हो, जड़ी बूटियों के रूप में हो, तो ये सब उस समय पर देखने को हमें मिले थे। तो उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो उसकी सेना थी, उस सेना में हमने कहा कि जो जस्टिन महोदय हैं, उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में कहा कि लगभग 2.5 लाख की सेना उस समय पर जो है चलती थी। लगभग 2,40,000 से अधिक सेना जो है विभिन्न भागों में बटी हुई थी। उसने संपूर्ण उत्तरी भारत को रौंद दिया था। तो किस प्रकार से एक बड़ी सेना अगर उसके पास है, तो उसके शासन की इनकम क्या होगी? उस सेना को देने के लिए वेतन कहाँ से आता होगा? और उसका एक नियमित और संचालन किस प्रकार से किया जाता होगा? तो ये हम एक सिनेरियो अपने आप में जो है बना सकते हैं कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन कैसा था। तो सेना के कितने रूप थे? हमने कहा कि पैदल सेना जो पदाति सेना थी, उसके बारे में प्लिनी का विवरण भी हमें प्राप्त होता है कि उसका जो सैनिक संगठन था, उसमें हमें किस प्रकार से पैदलों के साथ साथ घुड़सवार और जो हाथी थे, तो लगभग उसकी सेना में कहते हैं कि 9 लाख हाथी थे। 6 लाख तो पैदल जो सेना में, मतलब जो इन्फेंट्री वो होती है, पैदल सैनिकों की संख्या ही करीब 6 लाख बताई गई है प्लिनी के द्वारा। तो कहीं न कहीं चाणक्य की कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, और इंडिका जो किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, चंद्रगुप्त मेगनीज। मौर्य का जो प्रशासन है वह कैसे चल रहा है, सुव्यवस्थित चल रहा है। उसके अलावा हमने कहा कि एक सुव्यवस्थित राज्य को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? जन कल्याणकारी कार्य करने पड़ते हैं। अभी हमारा जो संविधान है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो राज्य हैं, राज्य के लिए उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व निर्धारित कर दिए गए हैं। तो आर्टिकल 36 से 51 तक आपने देखा कि जो राज्य है, राज्य के क्या कर्तव्य हैं। उसमें राज्य को ये संकल्पना दी गई कि एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आपको कार्य करना है। तो उसी लोक कल्याणकारी राज्य की जो छवि है, जो हमें आधार है, वो हम मौर्य काल में भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, और जो वहाँ की जो सोसाइटी है, उसको जनहित के कार्यों के लिए क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। तो उस समय पे हमने कहा इरिगेशन जो सिंचाई वगैरह है, तो सिंचाई के लिए एक तड़ाक का निर्माण उस समय पर हुआ था। आप लोगों में से कोई बताए कि वो कौन सा तड़ाक था जिसका निर्माण जो मौर्य काल में जो है सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य की ओर से किया गया था? बताइए। जो घंटी नुमा वाला था। हम्म। घंटी नुमा वाला था जो। घंटी नुमा था। उसके अलावा एक तड़ाक जो लगभग 400 वर्षों के बाद गुप्त काल में भी हमने कहा कि उसकी मरम्मत होते रही। उस तड़ाक कहें, झील कहें, या फिर आपके इरिगेशन के लिए, हाँ, दर्शन जी दर्शन झील। बोलते। तो ये मौर्य काल में ही उस समय पे बनी थी। और इसके अलावा यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, और वहाँ की जो प्रशासन के लिए वो तो समितियां किस प्रकार की थी, अध्यक्ष किस प्रकार से थे, और जो तीर्थ अधिकारी थे उनके क्या कर्तव्य थे, ये भी हम जो है इसमें बात कर चुके हैं। तो ये जो समिति थी, या कहें कि ये जो संबंध थे भारत और यूनान के, ये कहाँ से? सिकंदर के आक्रमण के बाद
जब सेल्यूकस निकेटर से उसकी ट्रीटी हुई तो उसमें उसने उसे 500 हाथियां और उसकी जो बेटी थी उसके साथ विवाह किया और उसे 4 प्रांत भी दहेज के रूप में मिले। तो यहाँ से ही एक प्रकार से भारत यूनान जो रिलेशन था वो शुरू हो गया था। तो ये रिलेशन शुरू होने के साथ भारत और यूनानों के संबंधों में क्या हुई, वृद्धि हुई। और उस समय पर धीरे धीरे देखा कि जो कम्युनिटी थी उसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों में, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजा से लेके प्रजा के सभी प्रकार के कर्तव्यों को जो है उसने क्या कर दिया था, निर्धारित कर दिया था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक थ्योरी दी गई है जिसे हमने बोला सप्तांग थ्योरी। तो ये सप्तांग थ्योरी में जो राज्य जो स्टेट है या कहें कि जो एक टेरिटरी है, पहले तो हम अगर बात करें कि राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य की संकल्पना होने के लिए क्या चीज होना जरूरी है। ये क्वेश्चन मैं कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी राष्ट्र की संकल्पना नहीं है। वहां पे क्या राज्य की ही संकल्पना दी गई है, राज्य के बारे में ही बताया गया। तो एक राज्य की संकल्पना होने के लिए किन चीजों का होना आवश्यक है, बताइए। सर सबसे पहले हम्म। हाँ बताओ, स्वास्तिक बताओ। सर सबसे पहले जन हम्म। सर सबसे पहले जन जन। यस सर। हाँ जन नहीं बोले हैं, या फिर जनों का जो मतलब जो पॉपुलेशन है उसे जनसंख्या कह सकते हैं। बहुत ठीक हो गया, एक जनसंख्या हो गई। और उसके बाद दूसरा, अगर बहुत सारे लोग हैं, कम से कम हम 100 150 आदमी या फिर 2000 आदमी 2 लाख आदमी इकट्ठा कर दें, तो क्या एक जगह पे इकट्ठा होने से एक राज्य बन सकता है? क्या राज्य की संकल्पना पूरी हो सकती है? बताओ। हाँ, संप्रभुता भी एक इसमें एलिमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक क्षेत्र चाहिए। एक निश्चित भूभाग चाहिए और एक चीज और चाहिए, उसे बोलते हैं सरकार। क्योंकि एक अगर आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं कि अगर आपको एक स्टेट अलग बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज है, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। निश्चित भूभाग जो क्षेत्र है वो होना चाहिए। तो एक निश्चित क्षेत्र होगा तभी तो पता चलेगा कि मौर्य काल में एक निश्चित क्षेत्र उन्होंने कहा कि हमने उसको जो है उत्तरापथ से दक्षिणापथ और जो है 4 प्रांतों में कहें या 4 भागों में हमने उसे डिवाइड कर दिया कि वो उसका क्षेत्र इतना फैला हुआ है। तो उसकी एक टेरिटरी है कि ताकि उस टेरिटरी से बाहर हो सकता है किसी और का क्षेत्र हो। अगर वहां उस टेरिटरी से बाहर किसी और का क्षेत्र है तो वो जबरदस्ती वहां पे अपने नियमों को लागू नहीं कर सकता। तो एक स्टेट, भले ही राज्य या राष्ट्र जो भी आप बात करें, उसके लिए क्या है, एक निश्चित भूभाग होना जरूरी है। नहीं तो अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच का कुछ क्षेत्र जिसके कैटेगरी निश्चित नहीं हो पाई, उसके लिए क्या होता है, आज भी जो है खींचातानी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये राज्य की संकल्पना के लिए सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है यही है कि उसका एक निश्चित भूभाग होता है या होना चाहिए। आई थिंक मेरी वॉइस आ रही है। यस और सेकंड उसमें हमने कहा कि निश्चित क्षेत्र के साथ साथ, निश्चित भूभाग के साथ साथ उसकी जनसंख्या, क्योंकि एक निश्चित जनसंख्या भी मतलब जनसंख्या भी काफी वहां पर को होने चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ स्टेट में इतनी जनसंख्या के अंदर इतने भूभाग के अंदर ये स्टेट है। तीसरा महत्वपूर्ण जो कारक है वो है सरकार। तो सरकार जो है उस समय पर क्या करेगी कि जो प्रशासन है उसको चलाने का काम कौन करेगा, सरकार करेगी। और जो फोर्थ है वो है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब हमें किसी भी चीज के लिए जो भौतिक संसाधन है उसके लिए किसी अन्य पर निर्भर ना होना पड़े। तो मौर्यकालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो अब कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसने एक सरकार की स्थापना कर दी। उसने बताया कि 18 प्रकार के तीर्थ हैं और करीब 30 से भी अधिक अध्यक्ष हैं और एक 30 सदस्यों की एक समिति है। उस समिति का क्या कार्य है, उस समिति का कार्य यह है कि सर्वप्रथम उस समिति को क्या करना है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण उसने करवाना है, व्यापार वाणिज्य का क्रेडिट का उसने देखना है, ठीक। और ये जो विदेशी यात्री है उनके ठहरने की व्यवस्था उसे करानी है किसी को परमिट देना है, ये काम। तो अलग 6 समितियों में जो अलग अलग समितियां हैं, उन समितियों में क्या है कि
सभी का ये दायित्व है कि वह क्या करे, अपने अपने उत्तरदायित्व को संभाले। तो यही है कि एक निश्चित भूभाग और एक सरकार और एक जनसंख्या। जनसंख्या क्या है, हमने कहा कि मौर्य काल में हमें सर्वप्रथम जनगणना कराए जाने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जनगणना कब से प्रारंभ हुई भारत में, हमने कहा कि भारत में जनगणना है वो कब से प्रारंभ हुई। मुझे लग रहा है नेटवर्क